जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मार्केट एकेडमी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक और अपकमिंग मेन लाइन आईपीओ जो कि 24 अगस्त को ओपन होने जा रहा है, उसका डिटेल एनालिसिस करेंगे। दोस्तों, कंपनी का नाम है विष्णु प्रकाश आर पुंगलिया लिमिटेड। दोस्तों, इस कंपनी की ग्रे मार्केट में काफी अच्छी डिमांड नजर आ रही है और जीएमपी भी काफी हाई ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। इसीलिए दोस्तों, इस कंपनी का डिटेल रिव्यू और एनालिसिस करना बहुत जरूरी हो जाता है। और दोस्तों, इसीलिए हम इस वीडियो में कंपनी की प्रोफाइल यानी बिजनेस मॉडल का डिटेल एनालिसिस करेंगे, कंपनी की वेबसाइट को भी विजिट करेंगे। साथ ही दोस्तों, इस आईपीओ से रिलेटेड सारी डिटेल्स को भी डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ में आपको अप्लाई करना है या फिर इसे अवॉइड करना है, इसमें लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई करना है या फिर लिस्टिंग गेन्स के लिए अप्लाई करना है, और इसमें आपको कितने लिस्टिंग गेन्स बनते हुए नजर आएंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पर उससे पहले आप हमारे इस चैनल मार्केट एकेडमी को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इसमें हम सारे ही आईपीओस का डिटेल रिव्यू और एनालिसिस समय से करते हैं और आपको सारी डिटेल्स मार्केट रिलेटेड, स्टॉक मार्केट रिलेटेड सारे इवेंट्स, न्यूज सबको सबसे पहले पहुंचाते हैं। तो दोस्तों, प्लीज आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें ताकि आपको हमारे वीडियोस के इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन समय से मिलते रहें। और दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करें, इससे हमें काफी मोटिवेशन मिलता है। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कंपनी प्रोफाइल को कि आखिर ये कंपनी काम क्या करती है। सो फ्रेंड, दिस कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड इन 1986। Vishnu Prakash R. Punglia Limited is engaged in the business of designing and constructing infrastructure products for central and state governments, autonomous bodies and private bodies across 9 states and 1 union territory in India। तो दोस्तों, मेनली जो कंपनी का बिजनेस है वो है डिजाइनिंग और कंस्ट्रक्शन का, जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स पर काम करती है, जो ये सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, ऑटोनोमस बॉडीज या फिर प्राइवेट बॉडीज, और ये अभी प्रेजेंटली 9 स्टेट और 1 यूनियन टेरिटरी में ऑपरेट कर रही है। वहीं दोस्तों, अगर कैटेगराइज किया जाए कंपनी के बिजनेस मॉडल को, तो 4 जो कैटेगरीज हैं वो हैं वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट जिसपे कंपनी काम करती है, सेकंड है रेलवे प्रोजेक्ट्स, इनके कंस्ट्रक्शन का भी काम कंपनी करती है, रोड प्रोजेक्ट्स पे कंपनी काम करती है, साथ ही दोस्तों इरिगेशन नेटवर्क प्रोजेक्ट्स पे भी कंपनी काम करती है। एंड वीपीआरपी हैज एक्रेडिटेड विथ वेरियस रजिस्ट्रेशंस एज कॉन्ट्रैक्टर विथ वेरियस डिपार्टमेंट एंड एजेंसीज। तो दोस्तों, एज अ कॉन्ट्रैक्टर काफी सारे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, एजेंसीज, इवन गवर्नमेंट के साथ भी कंपनी जो है वो टाई अप है। जैसे कि आप देख सकते हैं, जोधपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी जोधपुर राजस्थान से, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट राजस्थान से, वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट राजस्थान, साथ ही बिल्डिंग डिपार्टमेंट गुजरात, साउथ वेस्टर्न कमांड से भी है, मतलब मिलिट्री ऑपरेशंस में भी है, एमईएस मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज जयपुर राजस्थान, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट छत्तीसगढ़, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट राजस्थान, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट मध्य प्रदेश भोपाल। तो दोस्तों काफी सारी जो पीएसयूज हैं या फिर आप कह सकते हैं कि पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट्स हैं, साथ ही स्टेट गवर्नमेंट हो, मिलिट्री है और अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट है, उनके काफी सारे प्रोजेक्ट्स पे कंपनी काम कर रही है। मेनली कंपनी का बिजनेस मॉडल ऐसा है कि ये वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट्स, रेलवे प्रोजेक्ट्स, रोड प्रोजेक्ट्स, इरिगेशन नेटवर्क प्रोजेक्ट्स जैसे जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनको लेती है, बाद में रोड्स रेलवेज का कंस्ट्रक्शन और डिजाइनिंग का काम कंपनी करती है। तो काफी अच्छा बिजनेस मॉडल, इंफ्रास्ट्रक्चर की सेक्टर को बिलोंग करने वाली कंपनी है, काफी अच्छा बिजनेस मॉडल भी निकल करके आ रहा है। अगर आप कंपनी की वेबसाइट को विजिट करें तो और भी डिटेल में आप देख सकते हैं कि किस तरीके के कंपनी जो मॉडल्स हैं या फिर बिजनेस है उस पर काम करती है। तो आप देख सकते हैं वाटर सप्लाई सिस्टम का कंस्ट्रक्शन, साथ ही रेलवेज का, हाईवेज एंड ब्रिजेस की भी कंस्ट्रक्शन का काम कंपनी करती है, टनलिंग, साथ ही बिल्डिंग्स एंड वेयर हाउसेज बनाती है, सीवरेजेस बनाती है। तो इस तरीके का कुछ कंपनी का ओवरऑल बिजनेस मॉडल है। साथ ही आप क्लाइंट्स भी देखें कि कितने बड़े और रेपुटेड क्लाइंट्स आप कह सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट भी इसमें इंक्लूडेड है, साथ ही एमईएस जैसे मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, साथ ही काफी बड़े पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट्स जो हैं वो भी साथ में मिल करके उनके काम कर रही है कंपनी। तो काफी अच्छे और सेफ बिजनेस में आप कह सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट्स का जिसके पास एक कह सकते हैं कि अगर ऑर्डर बुक जाती है तो इस तरीके की जो कंपनी होती है वो काफी सेफ मानी जाती है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि क्लाइंट्स है आसाम पेट्रोल केमिकल लिमिटेड, आसाम अर्बन वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, इंदौर स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कमिश्नर, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एनएचएआई। तो काफी बड़े रेपुटेड क्लाइंट्स कंपनी के फोलियो में शामिल है। कंपनी का कामकाज काफी बढ़िया है, एक अच्छे सेक्टर को कंपनी बिलोंग करती है जिसका जो ग्रोथ का पोटेंशियल है वो काफी हाई है। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए काफी ज्यादा जो पैसा है वो ऑलरेडी बजट में अनाउंस किया गया था कि इंफ्रास्ट्रक्चर में ही लगेगा इंडिया के। तो दोस्तों, ये काफी जो पॉजिटिव पॉइंट्स हैं ये जो कंपनी के साथ एसोसिएटेड है, साथ ही ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स भी इस तरीके के जो सेक्टर को बिलोंग करने वाली कंपनीज हैं उसके काफी हाई हैं। चलिए दोस्तों, अब आईपीओ रिलेटेड बाकी डिटेल्स को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो ये आईपीओ 24 अगस्त को ओपन होगा, 28 अगस्त इसकी क्लोजिंग डेट रहने वाली है। साथ ही दोस्तों, अगर आपको जो अलॉटमेंट है उसकी जानकारी मिलेगी 31 अगस्त को। अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिलता तो आपके जो पैसे हैं वो आपको रिफंड कर दिए जाएंगे 1 को। और अगर आपको अलॉटमेंट मिल जाता है तो 4 को आपके शेयर्स आपके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट कर दिए जाएंगे और इसकी लिस्टिंग फाइनली 5 को आपको देखने को मिलेगी। साथ ही दोस्तों, 10 रुपए पर शेयर की फेस वैल्यू डिसाइड की गई है, 94 टू 99 पर शेयर का प्राइस बैंड डिसाइड किया गया है। जब भी दोस्तों आप किसी आईपीओ में अप्लाई करते हैं तो हमेशा
अपर जो प्राइस बैंड होता है, जैसे इसमें 99 का है तो 99 पर ही एप्लीकेशन को सबमिट करें। लॉट साइज की अगर बात करें तो 150 शेयर का लॉट साइज डिसाइड किया गया है। टोटल इशू की बात करें तो 308.88 करोड़ का ये इशू है, तो काफी बड़ा ये इशू है। वहीं दोस्तों एम्प्लॉइज के लिए भी इसमें डिस्काउंट है, तो जो भी कंपनी के साथ एम्प्लॉइज हैं उनके लिए काफी अच्छा पॉइंट है कि 9 रुपए पर शेयर का एम्प्लॉय कोटा भी है, इसमें एम्प्लॉय डिस्काउंट भी है। इशू टाइप की अगर बात करें तो बुक बिल्ड इशू आईपीओ रहने वाला है, जिसकी लिस्टिंग आपको बीएसई और एनएसई दोनों में ही देखने को मिलेगी। दोस्तों अगर लॉट साइज की बात करें कि कितना अमाउंट आपको लगेगा एक लॉट को अप्लाई करने के लिए या फिर कैटेगरी वाइज एप्लीकेशन को सबमिट करने के लिए, तो अगर आप रिटेल कैटेगरी से एक लॉट यानी 150 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन लगाना चाहते हैं तो जो अमाउंट आपको लगेगा वो है 14,850 रुपीज का। वहीं दोस्तों रिटेल कैटेगरी से मैक्सिमम आप 13 लॉट्स यानी 1950 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन को सबमिट कर सकते हैं। इसमें आपको अमाउंट लगेगा 1,93,050 रुपीज का। दोस्तों आपको एक बात बता दूं, ये बहुत ही जरूरी बात है, जब भी आप किसी कैटेगरी से एप्लीकेशन को सबमिट करते हैं, जैसे रिटेल कैटेगरी हो चाहे एचएनआई कैटेगरी हो, तो दोस्तों एचएनआई कैटेगरी में तो दो कैटेगरीज हैं, सब कैटेगरीज हैं, एक है स्मॉल एचएनआई कैटेगरी, एक है बिग एचएनआई कैटेगरी। याद रखिए जिस भी कैटेगरी से आप एप्लीकेशन को सबमिट कर रहे हैं उसके मिनिमम बिडिंग पे आप एप्लीकेशन को लगाएं और अपर प्राइस बैंड पे लगाएं। अगर आप रिटेल कैटेगरी से अप्लाई करते हैं तो सिर्फ एक लॉट के लिए अप्लाई करें। आप 8 9 10 या फिर 11 12 13 लॉट के लिए भी अप्लाई करेंगे तो आपको एक ही लॉट इशू होगा, अगर आप लकी भी रहते हैं तो भी। उससे अच्छा अगर आपके पास थोड़ा ज्यादा पैसा है तो आप स्मॉल एचएनआई कैटेगरी से 14 लॉट्स के लिए अप्लाई करें, 67 लॉट्स के लिए ना करें। वहीं अगर बिग एचएनआई कैटेगरी से करना है तो 68 लॉट के लिए अप्लाई करें, इससे ज्यादा के लिए ना करें। और दोस्तों वहीं अगर आपको स्मॉल एचएनआई कैटेगरी से 14 लॉट्स के लिए एप्लीकेशन को सबमिट करना है तो जो अमाउंट आपको लगेगा वो है 2,07,900 रुपीज का। और बिग एचएनआई कैटेगरी से अगर आपको एप्लीकेशन को सबमिट करना है तो आपको 68 लॉट्स के लिए अप्लाई करना होगा, जो अमाउंट है वो आपको लगेगा 10,09,800 रुपीज का। दोस्तों अगर आप कैटेगरी वाइज अलॉटमेंट का जो प्रोसीजर है उसे समझना चाहते हैं कि किस तरीके से अलॉटमेंट डिसाइड होता है, किस तरीके से आपको एप्लीकेशन को सबमिट करना है, कि आपकी जो प्रोबेबिलिटी है, जो चांसेस हैं वो बड़े आईपीओ के, तो आप आई बटन पे क्लिक कर इस वीडियो को जरूर देखें। उसके बाद आपको कैटेगरी वाइज अलॉटमेंट के पूरे प्रोसीजर के से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं रहने वाला है। वहीं दोस्तों आईपीओ के रिजर्वेशन की हम बात करें तो क्यूआईबीज के लिए इसमें 50% का कोटा है, एचएनआईज के लिए 15% का कोटा रिजर्व किया गया है और रिटेल कैटेगरी इन्वेस्टर्स के लिए भी 35% का जो कोटा है वो रिजर्व किया गया है। दोस्तों अगर प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो प्री इशू में प्रमोटर होल्डिंग थी 90.45% की, जो कि पोस्ट इशू में घट करके 67.81% की रहने वाली है, जो कि काफी अभी भी डिसेंट फिगर है। वहीं दोस्तों अब सबसे जरूरी जो डेटा होता है उसे चेक कर लेते हैं, जो है कंपनी के फाइनेंशियल्स को चेक करना कि कंपनी फाइनेंशियली व फंडामेंटली कितनी स्ट्रांग है या फिर वीक है। तो दोस्तों इसमें हम पास 3 जो साल है फाइनेंशियल ईयर्स उनका जो डेटा है उसे कंपेयर करेंगे। एसेट्स की अगर हम बात करें तो 331 करोड़ से अभी बढ़ करके 825 करोड़ के हो गए हैं, कंसेक्यूटिवली एसेट्स बढ़ते हुए नजर आए हैं, जो कि काफी पॉजिटिव पॉइंट है। रेवेन्यू की बात करें तो 487 से बढ़ करके 1171 करोड़ का रेवेन्यू ने कंपनी साल 2023 मार्च क्वार्टर तक जनरेट किया है, जो कि काफी पॉजिटिव पॉइंट है कि कंपनी अपने रेवेन्यू को भी लगातार बढ़ा रही है। वहीं दोस्तों प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी लगातार बढ़ता हुआ नजर आया है और कंसेक्यूटिवली सालाना प्रॉफिट्स डबल होते हुए नजर आए हैं। पहले साल 2021 में 18.98 था, जो कि ऑलमोस्ट डबल होकर 44 हो गया, उसके बाद ऑलमोस्ट वहां से भी डबल होकर 90.64 करोड़ का जो प्रॉफिट है वो कंपनी ने जनरेट किया साल 2023 में। वहीं दोस्तों अगर नेटवर्थ की बात करें तो 113 करोड़ से बढ़ करके 314 करोड़ की हो गई है, ये भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। रिजर्व से सरप्लस भी लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, टोटल बोरोइंग्स भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। ये एक थोड़ा सा कंसर्न वाला फैक्टर है, पर दोस्तों ये जिस बिजनेस मॉडल पे ऑपरेट करती है ये एक हैवी बिजनेस मॉडल होता है, हैवी एसेट बिजनेस मॉडल। कंस्ट्रक्शन या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर की जो कंपनीज होती है उसमें आमतौर पर जो डेट है वो काफी ज्यादा होता है, तो ओवरऑल फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स काफी अच्छे नजर आ रहे हैं। वहीं दोस्तों अगर की परफॉर्मेंस इंडिकेटर की बात करें तो 1234 करोड़ का मार्केट कैप वाली ये कंपनी है। वहीं दोस्तों आरओसी कंपनी काफी अच्छा ऑफर करती है, 33.72 का, डेट इक्विटी 0.8 का है, अर्निंग पर शेयर 10.41 का है, नेटवर्थ है, रिटर्न ऑन नेटवर्थ है 38.31% का, जो कि काफी बढ़िया है। ऑब्जेक्ट्स ऑफ द इशू की बात करें कि कंपनी आईपीओ के थ्रू जो पैसा रेस करेगी उससे कंपनी काम क्या करने वाली है, तो दोस्तों कंपनी ने जो पॉइंट दिया उसमें सबसे पहला है फंडिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर रिक्वायरमेंट फॉर परचेस ऑफ इक्विपमेंट एंड मशीनरी, सेकंड पॉइंट है फंडिंग द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कंपनी एंड थर्ड पॉइंट है जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। अब दोस्तों एक और सबसे जरूरी जो डेटा होता है उसे चेक कर लेते हैं, जैसे अर्निंग पर शेयर 10.41 का है। सबसे जरूरी है वैल्यूएशन की जानकारी कि किस वैल्यूएशन पे कंपनी आईपीओ को लेकर के आई है, और ये वैल्यूएशन का डेटा हमें मिलता है पीई रेशियो से कि किस पीई पे कंपनी अपने आईपीओ को लेकर के आई है, प्राइस टू इक्विटी रेशियो क्या है। तो दोस्तों 9.03 टू 9.51 का पीई रेशियो पे कंपनी अपने आईपीओ को लेकर के आई है। तो अगर किसी भी कंपनी का पीई रेशियो वाइज वैल्यूएशन चेक करना है तो उसका पीयर कंपैरिजन किया जाता है कि उसके जो सेक्टर को बिलोंग करने वाली बाकी कंपनीज हैं उसका पी रेशियो क्या चल रहा है। तो अगर पी रेशियो की बात करें लार्सन एंड टर्बो का चल रहा है 43.13 का पी रेशियो, जो कि दोस्तों नंबर 1 इंफ्रास्ट्रक्चर की इंडिया की कंपनी है। जेएमआर एयरपोर्ट की बात करें तो 869 का है, रेल विकास का 19.70 का है, केईसी इंटरनेशनल का 203 का है, आईआरबी इंफ्रा एंड डेवलपर्स का 47 का है, जीआर इंफ्रा प्रोजेक्ट का 16.45 का है। तो आप देखेंगे
जिस प्रकार से विष्णु प्रकाश अपने आईपीओ को सही वैल्यूएशन पे लेकर के आए हैं, तो काफी अच्छे लिस्टिंग गेन्स बनते हुए नजर आएंगे, काफी रीजनेबल या फिर कहेंगे थोड़े से अंडर वैल्यूएशन पे अपने आईपीओ को कंपनी लेकर के आई है, तो काफी अच्छे लिस्टिंग गेन्स के भी स्लॉट कंपनी ने छोड़े हैं। और भी जो डेटा है दोस्तों उसको भी चेक कर लेते हैं। आरओसी और आरओई भी देखेंगे तो काफी अच्छा कंपनी ऑफर करती है, लगातार सेल्स भी बढ़ती हुई नजर आ रही है, प्रॉफिट्स बढ़ते हुए नजर आए हैं, आरओई और आरओसी भी लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। पर दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो कंपनी है उसमें अगर स्ट्रेंथ है तो कुछ लिमिटेशंस भी हो सकती है, तो स्ट्रेंथ और लिमिटेशंस दोनों को ही डिस्कस करना उतना ही जरूरी हो जाता है। हमने देखा कि कंपनी का आरओई और आरओसी काफी बढ़िया है, 29.83 का आरओई है, 27.91 का आरओसी है। और दोस्तों अब लिमिटेशंस को भी डिस्कस कर लेते हैं कि क्या रिस्क एसोसिएटेड है कंपनी के साथ। तो कंपनी हैज लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ऑफ 0, कंपनी हैज कंटीजेंट लायबिलिटीज ऑफ 277.66 crores, and company has negative cash flow from operations which is in negative 8.41, and company has low EBITDA margin of 0 over past 5 years। तो दोस्तों सबसे ज्यादा कंसर्न वाला जो फैक्टर है वो कंपनी के साथ ये है कि कंपनी का जो कैश फ्लो है ऑपरेशन से वो नेगेटिव है। अब दोस्तों ये एक बहुत जरूरी डेटा होता है, पर क्योंकि ये गवर्नमेंट्स साथ ही मिलिट्री जैसे ऑर्गेनाइजेशंस पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट के साथ मिलकर के काम करती है, उनके प्रोजेक्ट्स पे काम करती है, तो उसमें कई बार पेमेंट होल्ड भी हो जाती है, कई बार पेमेंट में डिले भी होता है। तो दोस्तों ये कंसर्न वाला फैक्टर रहने वाला है कि कंपनी का जो ऑपरेटिंग कैश फ्लो है फ्रॉम ऑपरेशंस वो नेगेटिव में है। तो दोस्तों बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं इस आईपीओ में तो थोड़ा सा वेट करें लिस्टिंग के बाद। अगर ये और भी सही वैल्यूएशन पे नजर आता है और एक दो सालों में या अगले कुछ क्वार्टरों में अगर कंपनी काफी अच्छा परफॉर्म कर सकती है करती है तो आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए भी ले सकते हैं, क्योंकि ओवरऑल फंडामेंटल फाइनेंशियल्स काफी बढ़िया है। और दोस्तों एक दो कंसर्न वाले फैक्टर हैं कि थोड़ा सा डेट ज्यादा है, साथ ही ऑपरेटिंग कैश फ्लो नेगेटिव है। वहीं दोस्तों आप कंपनी के सबसे जरूरी और आईपीओ से रिलेटेड सबसे जरूरी डेटा को चेक कर लेते हैं कि जीएमपी क्या कह रहा है। दोस्तों जीएमपी होता है ग्रे मार्केट प्रीमियम। ग्रे मार्केट प्रीमियम से हमें पता लगता है कि इस आईपीओ की ग्रे मार्केट में कितनी डिमांड नजर आ रही है, साथ ही आपको कितने लिस्टिंग गेन्स बना करके आईपीओ दे सकता है। तो अगर हम विष्णु प्रकाश की बात करें आईपीओ की, तो ये एक मेन लाइन कैटेगरी का आईपीओ है। अब दोस्तों मेन लाइन और एसएमई आईपीओ में काफी फर्क होता है। मेन लाइन कैटेगरी के आईपीओ में अगर आप रिटेल कैटेगरी से अमाउंट लगाना चाहते हैं, एप्लीकेशन लगाना चाहते हैं, तो आपको 14 से 15 हजार रुपए लगेंगे। वहीं जो एसएमई कैटेगरी के आईपीओ होते हैं उसमें 1 लाख से ज्यादा का अमाउंट लगता है। तो दोस्तों अगर आपके पास 14-15 के अराउंड रुपीज हैं तो आप जरूर मेन लाइन कैटेगरी आईपीओ में ही एप्लीकेशन को लगाएं। बाकी इस समय एसएमई आईपीओ भी काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, और एसएमई आईपीओ को डिटेल में समझने के लिए आप आई बटन पे क्लिक कर इस वीडियो को जरूर देखें। उसके बाद आपको एसएमई आईपीओ से रिलेटेड भी सारी जानकारी उस वीडियो में मिलेगी। उसके बाद आपको एसएमई आईपीओ से भी रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं रहने वाला है। और दोस्तों विष्णु प्रकाश आईपीओ की अगर हम बात करें तो जीएमपी 44 के अराउंड ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है अभी से, जो कि काफी मैसिव फिगर है। और दोस्तों इस हिसाब से एस्टिमेटेड लिस्टिंग गेन्स 44.44% की लिस्टिंग शो कर रहे हैं। सब्जेक्ट टू सौदा रेट भी 5000 का चल रहा है, जो कि काफी बढ़िया है। ये आईपीओ 24 अगस्त को ओपन होगा, 28 अगस्त इसकी क्लोजिंग डेट रहने वाली है। दोस्तों ध्यान रखें जब भी आप किसी आईपीओ में एप्लीकेशन को सबमिट करें तो खुद की भी रिसर्च करें, सारी डिटेल्स चेक करें आईपीओ के साथ ही दोस्तों अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेना ना भूलें। पर ये जो आईपीओ है काफी अच्छा नजर आ रहा है, काफी अच्छी डिमांड नजर आ रही है, इसको आप ट्रैक पे जरूर रख सकते हैं। और हमारी सलाह इस आईपीओ में यही है कि आप जरूर एप्लीकेशन को सबमिट करें, इसमें आपको लिस्टिंग गेन्स बनते हुए नजर आएंगे। एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज आईपीओ की अगर हम बात करें तो ये एक एसएमई कैटेगरी का आईपीओ है। 68 का जीएमपी चल रहा है, 62.96% के एस्टिमेटेड लिस्टिंग गेन्स नजर आ रहे हैं। इस आईपीओ में आप जरूर अप्लाई करें, इसमें काफी मैसिव जो आप कह सकते हैं कि लिस्टिंग होती हुई आपको नजर आएगी। वहीं दोस्तों पिरामिड टेक्नोप्लास्ट की अगर हम बात करें तो 12.65% का जीएमपी चल रहा है। ये आईपीओ 25 अगस्त तक ओपन रहेगा, इसे आप अवॉइड भी कर सकते हैं, पर इसमें थोड़ा मोड़ा जो पैसा है वो बनता हुआ नजर आ सकता है। और क्रॉप लाइफ साइंस को आप डायरेक्टली अवॉइड करें, इसका जो जीएमपी है नेगेटिव में चल रहा है और ये नेगेटिव में ही शायद लिस्टिंग होती हुई नजर आ सकती है। बोंडाडा इंजीनियरिंग एसएमई आईपीओ है दोस्तों, जिसका जो एस्टिमेटेड लिस्टिंग गेन्स नजर आ रहे हैं वो है 57.33% के। ये जो आईपीओ है वो आज ही के दिन क्लोज हुआ है, काफी बढ़िया आईपीओ था, इसको हमने कहा भी था, कवर किया था। आप देख सकते हैं हमारे चैनल पे तो हमने बोंडाडा इंजीनियरिंग हो चाहे एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज हो, सब पे डेडिकेटेड वीडियो बनाए हैं। आप आई बटन पे क्लिक कर एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज का भी वीडियो देख सकते हैं, और साथ ही हमारी आईपीओ से रिलेटेड इस प्लेलिस्ट को जरूर चेकआउट करें। उसके बाद आपको सारे ही आईपीओ का डिटेल रिव्यू और एनालिसिस इस प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। साथ ही दोस्तों हम अपने इस चैनल में सिर्फ आईपीओ ही नहीं, फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस सभी को कवर करते हैं। दोस्तों ये तो हो गया आईपीओ रिलेटेड बातें। अगर आप अपने फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनीज को सिलेक्ट करके अपने पोर्टफोलियो को बनाना चाहते हैं जो कि मैसिव रिटर्न्स दे कुछ सालों में, जिसमें आप एक बार स्टॉक को फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक को पिक करके आप समय दें, उसको बस टाइम दे, ऐसा नहीं कि आपको डेली ट्रैक करना होगा या फिर ट्रेड करना होगा, वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो उसके लिए आपको फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स को पिक करना होगा, और उसके लिए आप हमारी इस बनी प्लेलिस्ट को जरूर चेकआउट कर सकते हैं। इसमें हमने डिटेल में सारी ही जो फंडामेंटल एनालिसिस के टूल्स, टर्म्स और तरीके
तौर तरीके सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में समझाए हैं, स्टेप बाय स्टेप समझाए हैं। तो आप इस प्लेलिस्ट को जरूर पेपर और पेन लेकर के बैठे वीकेंड्स के दिन, ये प्लेलिस्ट आपके जरूर काम आएगी। और बहुत ही डिटेल में हमने इसमें जो पूरा का पूरा फंडामेंटल एनालिसिस का कोर्स है वो स्टेप बाय स्टेप वीडियो बाय वीडियो प्लेलिस्ट में कवर किया है, तो आप इसे जरूर चेकआउट करें। साथ ही दोस्तों हमारे इस चैनल मार्केट एकेडमी को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही हमारे जो बेल आइकन का नोटिफिकेशन है उसे जरूर क्लिक करके ऑल के नोटिफिकेशन को टैप करें, ताकि आपको हमारे वीडियोस के इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन समय से मिलते रहे। साथ ही दोस्तों लाइक का बटन जरूर दबाएं, उससे हमें काफी मोटिवेशन मिलता है, और अपने जो बाकी दोस्त हैं जो आईपीओज में पैसा लगाते हैं, एप्लीकेशन को लगाते हैं, उनके साथ भी इस वीडियो को शेयर जरूर करें और इस चैनल के बारे में बताएं। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।